सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का विषय है आपकी पूरक पुस्तक वितान भाग 2 का दूसरा पाठ जूझ। आनंद यादव द्वारा लिखित ये आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंग है। आनंद यादव ने अपनी आत्मकथा लिखी है। सर्वप्रथम हम इस पाठ में लेखक का परिचय जानते हैं। लेखक मूल रूप से मराठी साहित्य के लेखक हैं। मराठी साहित्य के ये लेखक हैं। इनके मराठी में इन्होंने साहित्य का सृजन किया है। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव था। आपने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। स्नातकोत्तर यानी एमए, मास्टर ऑफ आर्ट। बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। सन 1935 में इनका जन्म कोल्हापुर जिले के कागल नामक ग्राम में हुआ था। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया। इनका मूल नाम रत्नापा जकाते था। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं झोगी, जूझ, नागरणी, नटरंग आदि। नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित थी। इन्हें जूझ उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस जूझ उपन्यास का ये अंग है, एक अंश है जो इस पाठ के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक, अपनी पूरा पुस्तक वितान में संकलित किया गया है। पाठ का परिचय। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन यानी ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसकी रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत कथा है। इस आत्मकथा उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही। अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज, लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी इसके माध्यम से प्रस्तुत की है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। जैसा ये पाठ है जूझ, जूझना यानी संघर्ष करना। लेखक को अपनी पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष के दौर से गुजर करके लेखक आज इस स्थिति पर पहुंचा है आनंद यादव कि उसको आज हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुधरना। अभ्यास करने से, संघर्ष करने से, प्रयास करने से आदमी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस पाठ का परिचय, पाठ के मुख्य बिंदु जो है वो इस प्रकार है। ये 10 बिंदुओं में हमने पाठ को बांट रखा है। सबसे पहले बिंदु है पिता द्वारा पढ़ने से रोकना। दूसरा, माँ से पढ़ाई की बात करना। दत्ताजी राव सरकार के पास जाना। दत्ताजी राव द्वारा लेखक के पिता को बुलाना। योजनानुसार लेखक का पीछे पीछे आगमन। दत्ताजी राव द्वारा लेखक के पिता को फटकार लगाना। पिता के लगाए आरोपों का खंडन करते हुए पढ़ने जाने की सहमति लेना। यहाँ लेखक को सफलता मिली। पिता द्वारा पिता की शर्त मानना। फिर कक्षा का वातावरण, मंत्री नामक गणित के शिक्षक, मराठी शिक्षक ना वा सौंदरगेकर, ये उनके मराठी शिक्षक। लेखक द्वारा कविताओं का अभ्यास करना। कवियों के प्रति लेखक की बदलती धारणा।
लेखक द्वारा स्वयं कविता लिखना, सौंदर्यकर द्वारा काव्य शास्त्र की जानकारी देना, ये सारे बिंदु इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किए हैं। लेखक के जीवन का यथार्थ है। सबसे पहला बिंदु आता है पिता द्वारा पढ़ाई से। लेखक पढ़ना चाहता, लेखक पढ़ना चाहता है, पढ़ करके कुछ बनना चाहता है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़फता था, परंतु पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला। समयानुसार इससे लाभ घट रहा था। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोलू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था। पिता ने जल्दी कार्य शुरू कर दिया और वे जल्दी फ्री हो गए उस काम से। एक दिन लेखक की जो माँ है वो धूप में कंडे थाप रही थी, कंडे उपले, तथा वह बाल्टी में पानी भर भर के उसे दे रहा था। गन्ना कट चुका था, ईख पेलने का काम समाप्त हो चुका था। पिता की माँ की सहायता कर रहा था। पढ़ने की लालसा थी, पिता पढ़ने से मना करता था। उसने माँ से सिफारिश की, माँ से पढ़ाई की बात करना। उसने माँ से पढ़ाई की बात की। अच्छा मौका देखकर वह माँ से पढ़ाई की बात करता है। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट कर दी कि भाई पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वे बहरेले सुअर की तरह गुर्राता है। वह कौन? उसका पिता। उसकी माता ने अपने पति के लिए कि जब अगर पढ़ाई लिखाई की बात करो तो जंगली सुअर की तरह, बहरेले सुअर की तरह गुर्राता है। दत्ताजी राव सरकार के पास जाना। गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हर गांव में ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जिनका प्रभाव सब पर होता था। कुछ अच्छे लोग, जमींदार टाइप लोग हुआ करते थे जिनका प्रभाव। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। मां तैयार हो गई। वे बच्चे की तड़फन समझती थी, इसलिए रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई। उसने सारी बातें बताई। उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, आवारागिरी करता रहता है, खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वे सारे गांव भर में आजादी के साथ घूमता रहे। वो आजादी के साथ घूमता रहे, वो बच्चा खेत में काम में लगा, इसलिए उसने खेत में काम। यह बात सुनकर देसाई जी चिढ़ गए। चलते समय लेखक से यह भी कहा कि यदि वह अब भी, चलते समय लेखक ने उनको यह भी बताया कि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2-3 महीने में 5वीं कक्षा पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही मेरा साल खराब हो चुका है, पहले साल खराब हो चुका है। अब भी दीपावली के आसपास यानी नवंबर तक का समय निकल गया। अब भी उसके बाद 2-3 महीने हैं। अगर दिसंबर जनवरी में पढ़ लेगा, फरवरी मार्च में एग्जाम दे करके वो 5वीं कक्षा को पास कर लेगा। इस तरह उसका साल बच जाएगा। ऐसा आश्वासन उस बच्चे ने, लेखक ने किसको दिया? दत्ताजी राव को दिया। दत्ताजी राव द्वारा लेखक के पिता को बुलाना। राव ने लेखक से कहा
कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना, अर्थात अपने पिताजी को मेरे पास। और थोड़ी देर बाद, घड़ी भर बाद, पीछे पीछे तुम भी आ जाना। मां बेटे ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसको मत बताना, उसको ये मत बताना कि ये शिकायत हमने की है। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा घर आया। आते ही मां ने उन्हें कहा कि वे साग भाजी देने के लिए देसाई सरकार के यहाँ गई थी। तब उन्होंने कहा था कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर इधर भेजना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया, क्योंकि दत्ताजी राव जरा बुलाना ये सम्मान की बात मानी जाती थी। वो चला गया। योजना अनुसार लेखक का आधा घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया। खाने के लिए बुलाने के बहाने लेखक चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया कि वो 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दत्ता से पूछा तो उसने लेखक के कथन पर सहमति जाहिर की, स्वीकार कर लिया। लेखक के दत्ताजी राव द्वारा लेखक के पिता को फटकार लगाना। ये सुनते ही देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई। कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बीबी व बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के की जीवन की बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। पिता के लगाए आरोपों का खंडन करते हुए पढ़ने जाने पर सहमत थी। पिता चुप रहने वाला नहीं था। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाना शुरू कर दिया। गलत आदतें जैसे कंडे बेचना। कहा कि ये कंडे बेचता है चुरा करके। चारा बेचना, ये चारा बेच आता है। सिनेमा देखने जाता है, जुआ खेलता है। खेती व घर के काम पर ध्यान नहीं देता। इस प्रकार के आरोप लेखक ने उस पर लगा दिए। इस प्रकार के आरोप लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ, यानी फेल तो नहीं हुआ? लेखक ने मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नापा को समझाया। रत्नापा को दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। हामी लेखक द्वारा पिता की शर्त को स्वीकार करना, पिता की शर्त मानना। घर आकर खाना खाते समय दादा ने वचन ले लिया कि पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। स्कूल तो जाना है तुझे, जो 11 बजे से लगता है, पर दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर पानी लगाना चाहिए। खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सीधे पाठशाला। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर धूल चलाना। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला की गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है क्या? ये शर्त उसने लगाई। लेखक ने सारी शर्तों को मान लिया।
और स्कूल जाने लगा। स्कूल की कक्षा में, कक्षा का वातावरण देखिए, स्कूल थी, उसके कक्षा का वातावरण कैसा था। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठ गया। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह भारी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा। मेलखाऊ रंग यानी ऐसी जो कई दिन पहनते रहो, मैली प्रतीत ना हो, उस कलर। हर कक्षा में शरारती बच्चे होते हैं, वहां शरारती बच्चे। कोई इसकी धोती खींचता था, कोई इसके अंगूछे को गमछे को उछाल करके फेंकता था। ये सारी हरकतें उसके साथ होने लगी। धीरे धीरे लड़कों से उसका परिचय बढ़ गया। अब आते हैं हमारे मंत्री नामक गणित के शिक्षक। मंत्री नामक गणित के शिक्षक आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते। वे लड़के की पीठ पर घूंसा लगाते थे, धम्म। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला वह होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था। वह हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहकर बुलाने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। पढ़ाई क्यों कम, पढ़ाई रुचि थी, लगने लगा। मराठी शिक्षक नावा सौदलगेकर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। लेखक द्वारा कविताओं का अभ्यास करना, खेत पर पानी लगाते समय या ढोर यानी पशु चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविता गाता था। कौन? लेखक भी मास्टर की जैसी नकल करके कविता का गायन करता था, कविता गाता था। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता था। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वे ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। नृत्य में डांस कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ साथ गाने लगा तथा अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में उसे गवाया, क्योंकि कविता तो गा करके ही पढ़ाई जा सकती है। कविता का आनंद उसके गाने में।
आपने मेरे काव्य पाठ के वीडियो देखे होंगे। कविता जो है वो गायन करके लय और ताल के साथ ही पढ़ाई जाती है। तो ये स्थिति इस पाठ के लेखक की थी। उसने गाना शुरू कर दिया। कविता, वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर थे, वो गा गा करके कविताओं को पढ़ाते थे। कवियों के प्रति लेखक की बदलती धारणा। अगला बिंदु, 13वां बिंदु जो है, कवियों के प्रति लेखक की बदलती धारणा। लेखक की एक धारणा थी। मास्टर स्वयं कविता करते थे, स्वयं कविता बनाते थे, कविता करते थे। उनके पास मराठी कविताओं के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे कक्षा में। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। यानी पहले कवियों को आदमी नहीं, कल्पना में घूमने वाले कवि। सौंदर्यकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कभी भी उसकी तरह हाड़ मांस का व क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। अब आता है लेखक द्वारा स्वयं कविता लिखना। इतनी प्रतिभा आ गई लेखक में। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। उनके जो मास्टर साहब थे, गुरुजी थे, उनके दरवाजे पर एक मालती की बेल छाई हुई थी। उस पर लेखक ने कविता लिख दी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वे अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वे फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। तुकबंदी यानी अंत के शब्दों को मिलाना। तुकबंदी खेल होता है, कई बार करते हैं हम आपस में। जैसे सोनू के मामा, मामा तो पहने पजामा, माँ 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 से तुक हो गया ना। दौड़ के आना, जल्दी जाना, ना ये तुकबंदी। इस तरह के तुक मिलाना, ऐसी तुकबंदी लेखक करने लगा। वह उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा। उसके ना होने पर वे लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता, यानी याद हो जाने पर वो इस प्रकार ही संघर्ष करते हुए कवि कहारा स्वयं कविता लिखने लगा। जूझते हुए, पढ़ाई के लिए जूझते हुए, पिता परिवार से जूझते हुए कवि, लेखक एक कवि के रूप में विकसित। सौंदर्यकर द्वारा काव्य शास्त्र की जानकारी दी। जब देखा उसमें कवि होने के बीज कुलमिलाने लगे तो मास्टर ने उनको कोई सीख दी। भाई लेखक ने जब अपनी कविता मास्टर को दिखाई, मास्टर को दिखाता था, कभी कभी रात को ही मास्टर के घर चला जाता था, सुबह होने का इंतजार नहीं करता था। तो वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते थे कि कविता क्या होती है। वाक्यम रसात्मकम का, उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते थे। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे कि इनको पढ़ते जाइए और कविता बनाने के गुर सीखते जाइए। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक तौर तरीके सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। उसे शब्दों के महत्व समझने आने लगा और वो एक साहित्यकार के रूप में आज हमारे सामने है। आनंद यादव जो इस पाठ के लेखक हैं, ये उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है। इससे हमें सीख मिलती है कि किस प्रकार से उसके अंदर की जो लालसा थी, पढ़ने की जो उत्कंठा थी, पिता की शर्तों को मानते हुए, जूझते हुए लेखक ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज एक मुकाम, ये इस पाठ का पूरे का अपना
सारांश था, उस पाठ के मुख्य बिंदु था। इस पाठ को पूरे इन 15 बिंदुओं में बांध करके आपके सामने इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल हो। धन्यवाद।